हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 चैप्टर नंबर 8 बाइनोमियल थियरम। हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट की थी, उसकी थियरी जो थी वो भी, और उसके साथ 1 to 6 एग्जाम्पल भी हमने कंप्लीट कर लिए थे। नाउ फ्रॉम एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल नंबर 7 से लेकर अब एग्जाम्पल नंबर 12 तक हमें देखना है आज। और उसके अंदर जो थियरी थी आपको याद होगा, जनरल टर्म और उसके अंदर था मिडल टर्म। ओके, तो दो चीज़ थी यहाँ पर, वो दोनों हमें अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द मिडल टर्म ऑफ द एक्सपांशन ऑफ 3 - x³/6⁻⁷। अब यहाँ पर जो भी ये टर्म दिया हुआ है, मतलब जो भी पावर के साथ आपको दिया हुआ है, उसके लिए हमें मिडल टर्म। अब यहाँ पर पावर 7 है, मतलब टोटल 8 टर्म होते हैं, एक ज़्यादा होता है टर्म। तो टोटल 8 टर्म के अंदर हमें मिडल टर्म फाइंड करने हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि जब भी पावर ऑड आए या जब भी पावर यहाँ पर इवन आए, तो उसके लिए दोनों के लिए फॉर्मूला डिफरेंट है। तो यहाँ पर ऑड पावर के लिए जो फॉर्मूला था वो हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। बट आपको याद होगा कि ऑड पावर के लिए हमें 2 मिडल टर्म मिलते हैं और इवन पावर के लिए हमें एक ही मिडल टर्म मिलता है। मतलब यहाँ पर हमें कोई ना कोई टर्म फाइंड करना है। तो हमें यहाँ पर स्टार्टिंग कहाँ से करना है? जनरल टर्म से। सबसे पहले याद रख लो कि कोई भी टर्म फाइंड करना हो या क्वेश्चन में कोएफिशिएंट की बात की हो या मिडल टर्म फाइंड करना हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना है? जनरल टर्म ही फाइंड करना है। चलिए, तो पहले जनरल टर्म फाइंड कर ले, देन आपको पावर के हिसाब से मिडल टर्म कैसे फाइंड करना है वो आपको बताए। चलिए, तो सबसे पहले जनरल टर्म। ओके, हम लिखेंगे यहाँ पर जनरल टर्म, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई? TR+1। थोड़ा बहुत अब डायरेक्टली लिखेंगे हम। पहले क्या था, जो पावर होती है वो, ओके, मतलब यहाँ पर वो 7 है तो हम लिख लेंगे। चलो पहले फॉर्मूला लिखा जाए, NCR A⁻n - r इंटू B⁻r। नाउ A, B एंड N तीनों की वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करनी है। चलो, N मतलब पावर है 7 CR, A मतलब फर्स्ट टर्म वो है 3⁻n - r, दैट मीन 7 - r इंटू B है -x³/6 और रेस टू में है r, हो गया ना। चलिए, थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर दे दे, तो यहाँ पर 7 CR एज इट इज। देखो भाई, ये वाला 3⁻7 - r एज इट इज। यहाँ पर माइनस है तो -1 की r पावर हो जाएगी। यहाँ पर x⁻, पावर मतलब मल्टीप्लिकेशन, दैट मीन्स 3r / 6⁻r। ओके, तो ये बन जाएगा हमारे लिए TR+1 जनरल टर्म, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हमें जो फाइंड करना है वो तो मिडल टर्म है। तो हमें पता है कि जब भी n की वैल्यू 7 मतलब ऑड है, ओके, हियर n = 7, दैट मीन्स वो ऑड नंबर है। ओके, तो जब भी पावर ऑड होती है उसके लिए जो मिडल टर्म होते हैं उसकी बात करें, तो यहाँ पर मिडल टर्म, ओके, सो मिडल टर्म याद कर लो थोड़ा बहुत। मिडल टर्म हमारे पास दो होते हैं। कौन से वाले दो? तो एक याद कर लो, T फॉर्मूला लिखते हैं पहले, वो होता था n+1/2 एंड सेकेंड वन क्या होता है? T n+3/2। तो जब भी मिडल टर्म फाइंड करना हो तो पावर देखनी है, पावर ऑड है तो 2 मिडल टर्म मिलते हैं, तो दोनों का मैंने फॉर्मूला लिखा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ n, तो यहाँ पर n की जगह हम रख सकते हैं 7 + 1 8/2 हो जाएगा, दैट मीन्स वो हो जाएगा T4। तो हमें फोर्थ टर्म फाइंड करना है जो हमारे लिए मिडल टर्म है। सेम एज T n+3/2, n मतलब 7 + 3/2 मतलब 10/2, दैट मीन्स वो होता है T5। तो हमें यहाँ पर 2 मिडल टर्म मिल रहे हैं। कौन से वाले मिडल टर्म है? 2, तो एक है T4 एंड सेकेंड वन है T5। मतलब हमें 2 टर्म फाइंड करने हैं, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म। समझ में आ रहा है ना? चलो, फोर्थ टर्म पहले फाइंड कर ले, देन बात करते हैं फिफ्थ टर्म के बारे में। चलिए, फोर्थ टर्म हमें फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे फॉर T4। ओके, हमने इक्वेशन 1 जो हमारा जनरल टर्म वाला था उसको इक्वेशन 1 दे दिया, उसके साथ हमें कंपेयर करना है। याद रख लो, ध्यान से देख लो, TR+1 है, यहाँ पर T4 है, दैट मीन्स T4 = TR+1। हमें R की वैल्यू चाहिए, तो देखो कंपेयर किया तो 4 = R+1, दैट मीन्स R = 4 - 1 मतलब कि 3। तो जो भी हमें R की वैल्यू मिल रही है 3, उसको हमें रखना है इन इक्वेशन 1। पुट इन इक्वेशन नंबर 1। चलिए, यहाँ पर R की जगह 3 रख लेना है, ठीक है। T4 फाइंड करना है तो आपको R की जगह क्या रखना है? 3 रखना है। यहाँ पर गलतियाँ होती है कि T4 मतलब चलो R = 4 रख ले, तो वो गलत हो जाएगा। हमें T4 के लिए तो R = 3 रखना पड़ता है। इक्वेशन 1 में जहाँ जहाँ हमें R दिखाई दे वहाँ 3 रख लिया जाए। T3 + 1 = 7 CR, बट R की जगह 3 इंटू 3⁻7 - r, बट R की जगह 3 -1⁻r, बट R की जगह 3 इंटू
x रेस टू 3 इंटू आर, आर भी 3 है, डिवाइड बाय 6 रेस टू आर, दैट मीन्स 6 रेस टू 3। समझ में आ रहा है ना? चलिए थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन तो होगा ही हर एल ऑलवेज। 7 से 3 है, उसका आंसर 7 इंटू 6 इंटू 5 हो गया ना, डिवाइड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1, इतना फार्मूला हमें आना चाहिए। नाउ नेक्स्ट है इंटू 3 रेस टू 7 माइनस 3, दैट मीन्स 4 इंटू -1 की ऑड पावर, दैट मीन्स माइनस ही आएगा। x की पावर मल्टीप्लीकेशन हो गया था 3 इंटू 3 9 और डिवाइड बाय 6 का क्यूब। थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन और दे देते। चलिए यहाँ पर जो भी कैंसिल हो रहा है वो कर ले। 3 इंटू 2 कैंसिल, 6 के साथ 7 5 मतलब 35 हो जाएगा, डिवाइड बाय 1 लिखने की जरूरत नहीं है। इंटू 3 रेस टू 4 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा भाई, 81 मिलेगा, इंटू -1 इंटू x रेस टू 9 और 6 का क्यूब, 6 इंटू 6 करेंगे तो 216 हमें मिलेगा। ओके, तो सिंप्लीफिकेशन आपको दे देना है। ये वाला माइनस है, मैं चलो आगे लिख रहा हूँ। आपको यहाँ से जो भी कैंसिल हो रहा है, देखो ऊपर क्या बचेगा, 35 इंटू 81 और डिवाइड बाय 216 इंटू में है x रेस टू 9। अब इसका सिंप्लीफिकेशन क्या आएगा वो आपको खुद दे देना है। वो हमारे लिए क्या बन जाएगा यहाँ पर t 3 + 1, दैट मीन्स वो हो जाएगा 4। ओके, तो थोड़ा बहुत आपके लिए बाकी रखा है यहाँ पर। इसका सिंप्लीफिकेशन मतलब जो भी कट हो रहा है वो आपको खुद कर लेना है, ठीक है ना। नाउ ये बात की हमने T4 मतलब एक मिडल टर्म मिल गया T4। नाउ नेक्स्ट टर्म आएगा T5, तो वो लिखना है एज इट इज, जैसा ऊपर लिखा है वैसा ही है। T5 जनरल टर्म के साथ कंपेयर किया जाए TR+1, ओके ना। तो यहाँ से R+1 इज इक्वल टू 5, दैट मीन्स R इज इक्वल टू 5 - 1 मतलब कि 4। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। चलिए इक्वेशन नंबर 1 हमें पता है, वहाँ पर हमें R की जगह यहाँ पर 4 रखना है। चलिए 4 + 1 हो जाएगा यहाँ पर। सो T4 + 1, जहाँ जहाँ R है वहाँ वहाँ 4 रखना है। 7C4 3 रेस टू 7 - 4 इंटू -1 रेस टू 4 इंटू x रेस टू 3 इंटू 4 एंड डिवाइड बाय 6 रेस टू r, बट r की जगह सिंप्लीफिकेशन आपको देना। एक टर्म और लिख दिया हम, देखो 7C4 फाइंड करें या फिर बोला फॉर्मूला यूज करें NCR इज इक्वल टू NCN - R, मतलब कि 7C दोनों का सब्ट्रैक्शन 7 - 4 मतलब 3। तो ये फाइंड करो कि ये फाइंड करो, आंसर सेम मिलता है। इंटू, ठीक है ना, 3 रेस टू 7 - 4 मतलब 3 हो जाएगा, इंटू -1 रेस टू 4 मतलब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ओके, माइनस की कोई भी इवन पावर वो पॉजिटिव होती है। यहाँ पर x रेस टू 12 है, डिवाइड बाई 6 रेस टू 4 है। चलिए थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन, 7C3 जा, ओके, तो उसका आंसर 7 6 5 डिवाइड बाई 3 2 1। चलिए उसके साथ और आगे जाए, 3 का क्यूब हो जाएगा। ओके, तो 3 का क्यूब जो भी आ रहा है 27 वो लिख देना आप अपने हिसाब से। नीचे 6 रेस टू 4 है वो भी आप लिख देना, 1 लिखने की जरूरत नहीं, और x रेस टू 12। तो यहाँ पर जो भी लास्ट में आंसर मिलेगा वो हो जाएगा T4 + 1 मतलब 5 के लिए। ओके, तो आपको वो सिंप्लीफिकेशन थोड़ा बहुत दे देना है, तो वो हो जाएगा हमारे लिए आंसर T5। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले मिडल टर्म फाइंड करने के लिए जनरल टर्म फाइंड करना होता है। जनरल टर्म मिल जाए देन डिसाइड करना होता है एन की वैल्यू इवन है कि ऑड है। ऑड है तो आपके पास 2 मिडल टर्म आएंगे, इवन है तो आपके पास एक ही मिडल टर्म आएगा, बाकी मेथड तो सेम ही रहेगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 8 आपको दिया जाता है हिंट। चलिए हिंट दे देते हम सबसे पहले। तो उसके लिए देखो भाई, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, जनरल टर्म फाइंड कर लेना है। ओके, जनरल टर्म आपको आ जाएगा, जनरल टर्म लिखना है और वो फाइंड भी कर लेना है। चलिए वो आपको कर लेना है। नाउ पावर देखो भाई 10 है, n इज इक्वल टू 10 मतलब ऑड नहीं पर इवन, n इज इक्वल टू 10 जिसको हम क्या बोलते हैं, इवन। अब इवन पावर है तो उसके लिए जो मिडल टर्म होता है, मिडल टर्म का फॉर्मूला थोड़ा सा याद कर लो आप। क्या लिखते थे हम, t, ओके ना, n/2 + 1, n/2 देन +1। तो यहाँ पर n की जगह मुझे रखना है 10 प्लस, ओके, 10/2 + 1, दैट मीन्स ये हो जाएगा t, 5 + 1 मतलब 6। तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, T6 फाइंड करना। जैसे हमने यहाँ पर T4 एंड T5 फाइंड किया हुआ है, सेम टू सेम आपको T6 फाइंड करना है। तो T6 इज इक्वल टू ले लेना है TR+1, तो R इज इक्वल टू आपको मिलेगा 5। वो वाले 5 को इक्वेशन 1 जैसा था यहाँ पर वैसा यहाँ पर आपको खुद बनाना है, उसके अंदर रखकर आपको T6 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8, जिसके अंदर हमें मिडल टर्म फाइंड करना है। वो डिपेंड करेगा पावर के ऊपर। ऑड पावर है तो 2 टर्म मिडल टर्म आएंगे, और इवन पावर है तो आपको एक ही मिडल टर्म मिलेगा। ठीक है, तो ये बात की हमने क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव दैट। यहां पर हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + a raised to m + n। मतलब इसका जो भी सिंप्लीफिकेशन होता है उसके अंदर
ए रेस टू एम एंड ए रेस टू एन के जो कोएफिशिएंट होता है वो सेम है, वैसा हमें प्रूव करना है। अब जब भी क्वेश्चन में कोई टर्म की बात की हो या फिर कोएफिशिएंट की बात की हो या फिर मिडिल टर्म की बात, हमें जनरल टर्म पहले फाइंड कर लेना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो भी यहाँ पर ये दिया था जिसका जनरल टर्म हमें फाइंड कर लेना है। ओके, तो पहले लिख देंगे हम जनरल टर्म, ओके ना, तो जिसको हम बोलते हैं TR+1 इज इक्वल टू, अभी इसके लिए लिख रहा है, देखो भाई पहले तो फॉर्मूला लिख दे, NCR A रेस टू n माइनस R B रेस टू R। अब यहाँ पर देखो भाई n मतलब पावर यहाँ पर देखो तो आपको क्या दिखाई दे रही है ऊपर m+n, तो हमें n नहीं रखना है, क्या रखना है m+n, तो मैंने रख लिया m+n C करके R। A मतलब फर्स्ट टर्म वो है 1, रेस टू में n माइनस R, बट n नहीं है, n की जगह m+n है, m+n माइनस R इंटू B, B मतलब ये है यहाँ पर, और रेस टू में आएगा R। समझ में आ रहा है, n a एंड b की वैल्यू हमने रख ली, बट 1 की कोई भी पावर 1 होती है तो नहीं लिखेंगे तो चलेगा, तो m+n CR 1 की कोई भी पावर 1 इंटू हो जाएगा a रेस टू R, तो ये होता है TR+1। ओके, तो यहाँ पर ये जो टर्म लिखा हुआ है मैंने TR+1, एक तो इसको हम क्या बोलते हैं R+1th टर्म, तो क्वेश्चन में टर्म की बात की हो तो डायरेक्टली उसका यूज करना है, बट यहाँ पर क्वेश्चन में कोएफिशिएंट की बात की हो ए रेस टू एम एंड ए रेस टू एन के कोएफिशिएंट, तो हमें यहाँ पर कोएफिशिएंट की बात करनी। ओके, तो यहाँ पर जो ए रेस टू आर है उसका कोएफिशिएंट मतलब जो साथ में मल्टीपल में होता है वो मल्टीप्लिकेशन में, तो ए रेस टू आर के साथ मल्टीप्लिकेशन में आपको क्या दिखाई दे रहा है m+n CR। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि ए रेस टू आर का कोएफिशिएंट क्या है m+n CR, ठीक है ना। यहाँ से दो टर्म मिल सकते हैं हमें, एक तो R+1th टर्म, ये पूरा टर्म हो जाएगा हमारे लिए R+1th टर्म, बट क्वेश्चन में वो टर्म की बात नहीं की है, क्वेश्चन में कोएफिशिएंट की बात की है, तो हमें कोएफिशिएंट लेना है। तो ए रेस टू आर का कोएफिशिएंट क्या होता है m+n CR, तो वहां से हमें स्टार्ट करना है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कोएफिशिएंट की बात की है, जो क्वेश्चन होता है उसके हिसाब से सॉल्व करना पड़ता है भाई। चलिए, तो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ ए रेस टू आर इज इक्वल टू, देखो भाई ए रेस टू आर का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर दिखाई दे रहा है m+n CR। ये हमने कोएफिशिएंट ऑफ ए रेस टू आर की बात की, देख लेना और समझ लेना, बट क्वेश्चन आप देखोगे तो हमें यहाँ पर जो कोएफिशिएंट फाइंड करने हैं वो किसके लिए है, ए रेस टू एम एंड ए रेस टू एन, तो यहाँ से हमें कोएफिशिएंट जो फाइंड करने हैं 1 बाय 1, चलिए यहाँ पर लिखे हम, यहाँ से दो रास्ते हो जाएंगे हमारे लिए, नंबर 1 एंड यहाँ पर नंबर 2, दोनों के लिए अलग अलग कोएफिशिएंट, इसके लिए और इसके लिए। तो चलो पहले ए रेस टू एम की बात किया जाए, तो कोएफिशिएंट ऑफ ए रेस टू एम, अब देखो भाई यहाँ पर ए रेस टू आर था बट आर की जगह एम है, तो हमें यहाँ पर भी आर की जगह क्या रखना है, एम रखना है, तो वो हो जाएगा m+n C, आर की जगह यहाँ पर m है तो मुझे m ही रखना है। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पर ए रेस टू आर का कोएफिशिएंट m+n CR था, बट हमें ए रेस टू एम का कोएफिशिएंट चाहिए, तो ए रेस टू एम का कोएफिशिएंट यहाँ पर आर की जगह क्या रखना पड़ेगा, m। सेम थिंग फॉर ए रेस टू एन, तो नाउ यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ ए रेस टू एन, देखो भाई यहाँ पर ए रेस टू आर था, मैंने ए रेस टू एन लिखा है, दैट मीन्स आर की वैल्यू n है, तो यहाँ पर आर की जगह n रखना है, तो m+n C, आर की जगह क्या आएगा n। अब देख लो यहाँ पर वो बोला था कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो m+n CM है, यहाँ पर ये टर्म है m+n CM और यहाँ पर है m+n CN, तो सेम तो नहीं है, तो हमें सेम करना है, इसको सॉल्व करो या फिर इसको सॉल्व करो, दोनों में से किसी एक को हम सॉल्व कर सकते हैं। चलो यहाँ पर सॉल्व किया जाए, तो देखो भाई m+n C, अब यहाँ पर जो नीचे वाला टर्म होता है, नीचे वाली वैल्यू होती है, उसकी जगह हम फॉर्मूला यूज कर ले, याद है ना फॉर्मूला अगेन, NCR इज इक्वल टू NCN-R, मतलब हमें इन दोनों का सब्ट्रैक्शन नीचे लिखना है। चलिए, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन m+n माइनस करके n, फॉर्मूला यूज किया है ऊपर वाला भाई। चलो, तो ये क्या मिल रहा है हमें, m+n C, ये वाला n कैंसल है, यहाँ पर हो जाएगा m, तो ये वाला मान लो इक्वेशन नंबर 2 है, ये वाला मान लो इक्वेशन नंबर 1 है, तो आप फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बोल सकते हो, दोनों का आंसर सेम है ना, RHS m+n CM, that means coefficient of a raised to m is equal to coefficient of a raised to n. Okay, so from equation number 1 and 2 we can say that coefficient of a raised to m is equal to coefficient of a raised to n.
चलिए वही तो हमें यहाँ पर प्रूव करना था भाई, कोएफिशिएंट दोनों का सेम है। तो यहाँ पर हमने आंसर जो फाइंड किया हुआ है उसके अंदर कोएफिशिएंट जो मिलता है वो यहाँ पर सेम मिल रहा है, ठीक है ना, तो ही हमने वो लिखा हुआ है। तो ऐसा ही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। तो कोई भी टर्म फाइंड करना हो, मिडल टर्म फाइंड करना हो, जनरल टर्म फाइंड करना हो, ठीक है, और कोई भी एक्सपेंशन हो उसमें कोई भी आपको कोएफिशिएंट, कोई भी पावर हो उसका कोएफिशिएंट फाइंड करना हो तो जनरल टर्म से ही स्टार्ट करना है, ठीक है ना। तो ये बात की हमने क्वेश्चन नंबर 9 की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। इन द एक्सपांशन ऑफ x + 1/n, इसको x + 1/n आपको जो टर्म दिया है उसको एक्सपांशन मतलब जो हम बाइनोमियल थ्योरम लिखते हैं वो कोएफिशिएंट ऑफ, यहाँ पर आपको कोएफिशिएंट ही दिया हुआ है, पर वो कोएफिशिएंट किसके लिए, टर्म के लिए, मतलब यहाँ पर जनरल टर्म तो पहले फाइंड करना ही। चलो वहाँ से स्टार्ट कर ले पहले तो। चले यहाँ पर जो भी हमें दिया हुआ था देख लो भाई, x + 1/n था, बट उसकी जगह मैं लिख रहा हूँ 1 + x/n। ओके, तो लिखते हैं जनरल टर्म ऑफ दी 1 + x/n। ओके, मैंने यहाँ पर जनरल टर्म 1+, आगे पीछे लिख सकते हैं, एडिशन है, ठीक है ना। तो उसके लिए जनरल टर्म लिखना हो तो वो बन जाएगा हमारे लिए tr + 1 = पहले फॉर्मूला लिखना है NCR a⁻n - r b⁻r, ठीक है ना। आगे पीछे क्यों किया हुआ है आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। अब देखो भाई, n मतलब n ही है, CR एज इट इज, a मतलब फर्स्ट टर्म 1 है, 1⁻n - r इंटू b मतलब x है, r हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैंने जो आगे पीछे नहीं किया होता तो यहाँ पर x होता और यहाँ पर 1 होता। 1 की कोई भी पावर क्या होने वाली है, 1 ही होने वाला है, इसलिए मैंने 1 को आगे रखा कि इसका आंसर क्या हो जाए, 1 हो जाए और वो निकल जाए। तो यहाँ पर हमें जो मिलता है वो है NCR इंटू x/r, तो ये होता है tr + 1। चलिए अब क्वेश्चन समझ लेना है। अब यहाँ पर जो मिला है हमें, देखो भाई जो भी टर्म है उसके लिए हमें कोएफिशिएंट लेने थे, तो यहाँ पर आप देखो हमें कोएफिशिएंट लेने हैं, ठीक है ना, बट यहाँ पर वो टर्म के लिए है, तो मैं यहाँ से इतना लिख सकता हूँ। ओके, जो r + 1 वाला टर्म है उसका कोएफिशिएंट NCR है। इसको दो तरह से हम रीड कर सकते हैं, r + 1 टर्म का कोएफिशिएंट भी NCR है, या फिर x/r का कोएफिशिएंट भी NCR है। ओके ना, दो तरीके से हम इसको रीड कर सकते हैं, r + 1 टर्म का भी कोएफिशिएंट NCR, एंड सेकंड थिंग क्या हो जाएगी, x/r का भी कोएफिशिएंट होता है NCR, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर टर्म के साथ दिया हुआ है तो उसका हमें यूज करना है। तो देखो भाई यहाँ पर लिख सकते हैं हम कोएफिशिएंट ऑफ, यहाँ पर टर्म है तो r + 1 टर्म = देखो भाई क्या मिल रहा है हमें, NCR। अब यहाँ से ये समझ लेना है कि हमें यहाँ पर टोटल 3 टर्म के कोएफिशिएंट निकालने हैं, उसमें से एक टर्म मिल चुका है r + 1 जो हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया हुआ है, r + 1 वाला, ठीक है ना। अब नाउ r - 1 भी फाइंड करना है ना, r भी फाइंड करना है। चलिए पीछे से स्टार्ट करें, अब नाउ r की बात कर ले, rth टर्म, तो वैसा ही लिखना है बस, सेम इज इट, कोएफिशिएंट ऑफ rth टर्म। अब देखो भाई ऊपर वाला समझ लो तो नीचे वाला तो इजी रहेगा आपके लिए। यहाँ पर जैसे r + 1 था तो यहाँ पर क्या हो गया, ओनली r है, r + 1, तो यहाँ पर क्या मिलता है हमें r, यहाँ पर r + 1 टर्म था, यहाँ पर हमें मिला है ओनली r, मतलब यहाँ पर से यहाँ पर जाना हो तो एक कम करना है, +1 था बट वो नहीं है यहाँ पर, मतलब एक लेस लेना है। तो सेम एज यहाँ पर NC, यहाँ पर जैसे r होता है तो उसमें से एक कम करें तो क्या हो जाएगा, r - 1, तो वो हमें यहाँ पर लिखना है r - 1, ठीक है ना। तो ऊपर वाले टर्म के हिसाब से नीचे वाला टर्म का कोएफिशिएंट हमने खुद बनाया, NCR - 1, ठीक है। और नाउ लास्ट में अभी ये और एक टर्म है r - 1 वाला, तो चलिए यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ r - 1 टर्म, ओके ना, देख लो भाई NC। अब यहाँ पर r - 1 हो तो और एक कम करे तो वो बन जाएगा r - 2, तो वो लिखना है हमें यहाँ पर r - 2 पर। समझ में आ रहा है ना, तो ये चीज़ें ही हमें अच्छे से आनी चाहिए। अब क्वेश्चन देख लो क्या है, ये तीनों के जो कोएफिशिएंट थे उसका जो रेशियो निकल के आया है वो 135 है। तीनों को कोएफिशिएंट हमने लिख लिए यहाँ पर, उसका हमें रेशियो लेना है 135। चले यहाँ से रेशियो ले, पहले r - 1 देन r + 1, तो r - 1 वाला यहाँ पर है, देन r + 1, मतलब नीचे से हमें ऊपर लिखना है, तो हम लिखेंगे हियर, देखो भाई ये वाले का कोएफिशिएंट है NCR - 2, जेम लिखना है यहाँ पर वो 135 है ना, NCR - 1 रेशियो के फॉर्म में आपको दिया हुआ है, एंड NCR = वो है 135, 1, 3 एंड 5। अब आपको याद होगा स्टैंडर्ड 8, 9, 10
जिसके अंदर हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, मतलब ऐसे रेशियो वाले क्वेश्चन को। तो यहाँ पर से हमें दो चीज़ें ले लेनी है, ओके, 1 बाय 1 सॉल्व करना है। देखो भाई कैसे सॉल्व करना है, तो फर्स्ट इन दोनों का डिवीजन इज इक्वल टू सामने 1 3, ओके, मतलब ऐसे ही जैसे यहाँ पर LHS में लेते हैं वैसे वहाँ पर लेना है। चलो ऐसे ही NCR-2 डिवाइड बाय NCR-1 इज इक्वल टू यहाँ पर सामने क्या हो जाएगा 1/3 एंड सेकेंड वन कोई भी ले सकते हो आप, बट मैं ले रहा हूँ सेकेंड एंड 3, मतलब कि NCR-1 डिवाइड बाय NCR इज इक्वल टू सामने वैसे ही लिखना है 3/5। पहले फर्स्ट एंड सेकंड लिखा तो यहाँ से भी फर्स्ट एंड सेकंड ही आएगा, यहाँ पर सेकंड थर्ड लिखा है तो यहाँ से भी सेकंड थर्ड आएगा। अब यहाँ पर इन दोनों को हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करने से हमें दो इक्वेशन मिलेगी, देन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, ओके, तो आपको लास्ट में आंसर मिलेगा। चलिए हम थोड़ा सा सॉल्व किया जाए, ओके, तो क्वेश्चन समझ लो पहले तो अच्छे से। कोएफिशिएंट निकालने थे टर्म वाले के, तो मतलब जनरल टर्म फाइंड कर लिया, उसके हिसाब से मैंने कोएफिशिएंट लिखा हुआ है। देन बाकी जो दो टर्म बचे r और r-1 उसके भी कोएफिशिएंट लिख लिया हमने, देन उसका हमें रेशियो दिया हुआ था। नाउ इसको हमें सॉल्व करना है, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करें। फर्स्ट वन NCR-2, देखो फिर अगेन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ NCR-2 डिवाइड बाय NCR-1 इज इक्वल टू है 1/3। चलो यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, याद कर लो थोड़ा बहुत NCR का फॉर्मूला, ठीक है ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ NCR का फॉर्मूला। NCR का फॉर्मूला क्या था भाई, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, साथ में आएगा r फैक्टोरियल, ठीक है। तो यही फॉर्मूला हमें यहाँ पर अप्लाई करना है, बट वो आपको आना चाहिए, अप्लाई करना आना चाहिए। देखो NCR-2 के लिए अप्लाई करें तो ऊपर आएगा n फैक्टोरियल होल डिवाइड बाय इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, दैट मीन्स n माइनस, सॉरी अंदर जाएगा माइनस ना, तो साइन चेंज करनी है, भूलना हो, n माइनस r माइनस माइनस प्लस 2 फैक्टोरियल, ओके, n माइनस r मतलब दोनों का सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर n माइनस करके r-2 लिखना होता है, वो माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर गलतियाँ होती है। एंड साथ में ये पीछे वाले का फैक्टोरियल, दैट मीन्स r-2 फैक्टोरियल होल डिवाइड बाय NCR-1 सेम फॉर्मूला n फैक्टोरियल डिवाइड बाय यहाँ पर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो n माइनस r माइनस माइनस प्लस 1, ओके ना, माइनस अंदर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, इंटू r-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू है 1/3। समझ में आ रहा है। नाउ जो भी कैंसिल हो रहा है वो कर लेना है, सिंप्लीफिकेशन है। यहाँ पर देखो भाई n फैक्टोरियल कैंसिल है, मैंने कर लिया। अभी नीचे वाला टर्म सीधा ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाले का नीचे आ जाएगा, मतलब कि n माइनस r+1 फैक्टोरियल के साथ में r-1 फैक्टोरियल और डिवाइड बाय वो नीचे आएगा वो वाला टर्म, तो वो नीचे लिखे हम, तो हो जाएगा n माइनस r+2 फैक्टोरियल और साथ में r-2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/3। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, तो जो बड़ा वाला फैक्टोरियल होता है उसको एक्सपांड करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो n माइनस r+1 एंड n माइनस r+2, तो इन दोनों में से बड़ा वाला फैक्टोरियल किसके पास है, ये +2 के साथ, ठीक है ना। कौन सा बड़ा है, 2 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल लिखा हुआ हमने, तो कौन सा फैक्टोरियल बड़ा है, 3 फैक्टोरियल। तो उसको ऐसे सॉल्व करते हैं, 2 फैक्टोरियल अपॉन में 3 इंटू करके 2 फैक्टोरियल, देन ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो सेम ऐसा ही हमें यहाँ पर अप्लाई करना है, ये +1 है और ये +2, मतलब बड़ा वाला टर्म नीचे है, तो हमें नीचे वाले को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना। तो ऐसे ही सिंप्लीफाई करना है, मतलब हम कैसे करते थे, और यहाँ पर r-1 r-2, तो यहाँ पर r-1 बड़ा वाला टर्म है तो उसको सॉल्व करना है। चलिए ऊपर वाला टर्म एज इट इज n माइनस r+1 फैक्टोरियल, ये वाले को सॉल्व करना है तो पहले वो लिख लेना है, इंटू एक कम करके फैक्टोरियल r-1 दैट मीन्स r-2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय ये वाले टर्म को सॉल्व करना था तो पहले वो लिख लेना है एज इट इज, देन एक कम करेंगे तो n माइनस r +2 -1 करें तो +1 हो जाएगा, तो +1 फैक्टोरियल और साथ में r-2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू यहाँ पर है 1/3। चलिए जो भी कैंसिल हो रहा है वो कर ले, ये चीज़ें हमें आनी चाहिए अच्छे से, ओके ना। चैप्टर नंबर 7 है, n माइनस r+1 हो जाएगा कैंसिल, r-2 भी, ये वाला 3 यहाँ पर आएगा तो 3 के साथ r-1 इज इक्वल टू 1 के साथ नीचे वाला ऊपर टर्म n माइनस r+2। चलिए यहाँ से 3r है, ये वाला -3 है, ये पूरा टर्म यहाँ पर आएगा तो देखो n यहाँ पर मतलब माइनस माइनस r यहाँ पर मतलब प्लस और +2 यहाँ पर मतलब -2 इज इक्वल टू 0। नाउ 3r + r मतलब 4r होता है, 3 आएगा माइनस n -3 -2 -5 इक्वल टू के सामने +5, ठीक है ना। ये हुआ हमारे लिए, चलो इक्वेशन नंबर 1। सेम ऐसा हमने फर्स्ट वाले के लिए सॉल्व किया, नाउ सेकंड वाले के लिए भी सॉल्व करना है, अच्छे से समझ लेना, गलती ना हो, वही आपको ध्यान रखना है। सेकेंड वाला टर्म NCR-1 है, चलो अगेन मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर r-1 डिवाइड बाय NCR, ओके ना, यहाँ पर वही है इज इक्वल टू 3/5 है। चलो वही हमें लिखना है, अब सॉल्व करना है, इसके जैसा ही हमें सॉल्व करके एक ऐसा इक्वेशन मिलेगा, देन दोनों को सॉल्व करना है तो n एंड r की वैल्यू हमें मिल जाएगी। चलिए ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करिए, n फैक्टोरियल
डिवाइड बाय दोनों का सब्ट्रैक्शन, दैट मीन्स n माइनस आर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल होल डिवाइड बाय, ये नीचे वाले का फॉर्मूला तो फॉर्मूला ही है ना, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या है भाई 3/5। नाउ यहाँ पर ऊपर नीचे n फैक्टोरियल डायरेक्टली वो कैंसिल हो जाएगा, चलिए इनको कैंसिल कर लिया जाए और नीचे वाला टर्म ऊपर जाएगा, ऊपर वाला टर्म नीचे आएगा, दैट मीन्स कि n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल ऊपर और नीचे वाला टर्म n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3/5। अब यहाँ पर जो बड़ा वाला टर्म है उसको सॉल्व करना है, तो ये देखो ऊपर नीचे, तो यहाँ पर +1 है, दैट मीन्स ये बड़ा वाला टर्म है, इसको फैक्टोरियल को सॉल्व करो, इन दोनों में ये बड़ा वाला टर्म है, मतलब इसको यहाँ पर सॉल्व करना है। देखो भाई कैसे, तो ऊपर वाला n माइनस आर फैक्टोरियल एज इट इज रहेगा इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल, एक पावर कम, मतलब यहाँ पर एक टर्म कम करना है, ठीक है। नीचे वाले को सॉल्व करना था तो पहले वो एज इट इज लिख लिया जाए, इंटू एक कम करेंगे तो +1 माइनस 1 चला जाएगा, दैट मीन्स n माइनस आर फैक्टोरियल, और उसके साथ r माइनस 1 फैक्टोरियल तो था, नेक्स्ट है 3/5, ठीक है ना। ये हमें आना चाहिए अच्छे से, तो ये सिंप्लीफाई कर सकते हो ना, जो भी कैंसिल हो रहा है वो कर लेना, यहाँ पर n माइनस आर फैक्टोरियल और r माइनस 1 फैक्टोरियल, ये नीचे वाला 5 ऊपर आएगा तो 5r, और ये नीचे वाला n माइनस आर प्लस 1 3 के साथ जाएगा तो 3n माइनस आर प्लस 1। चलिए यहाँ पर सॉल्व किया जाए तो 3n माइनस 3r प्लस 3 इज इक्वल टू 5r। नाउ हमें सब कुछ LHS में लेकर सॉल्व कर लेना है। देखो भाई 5r यहाँ पर है माइनस 3n प्लस 3r इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पर 5r प्लस 3r मतलब 8r माइनस 3n इज इक्वल टू 3 है। नाउ इक्वेशन 1 एंड 2 आपको दिखाई दे रहे हैं, दोनों को हमें सॉल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड सबसे इजी रहेगा। देखो यहाँ पर -n और यहाँ पर -3n, तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर ये वाले टर्म को हम 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर रख लेते हैं, डायरेक्टली कर लेते हैं। ओके, मल्टीप्लाई विथ क्या करना है हमें 3, चलिए 3 से मल्टीप्लाई मैंने किया हुआ है, 4 इंटू 3 मतलब 12, n इंटू 3 मतलब 3n, 5 इंटू 3 मतलब 15। चलिए एलिमिनेशन मेथड, सेम टर्म है मतलब माइनस माइनस तो कैंसिल नहीं होगा, साइन चेंज कर लिया जाए। चलो तो फिर यहाँ पर देखो 8r माइनस 12r मतलब -4r, n तो कैंसिल है, 3n 3 माइनस 15 मतलब -12, दैट मीन्स r इज इक्वल टू हमें मिल रहा है 3, ये r इक्वल टू 3 यहाँ पर वापिस हमें रख देना है। चलिए 4 r की जगह 3 माइनस n इज इक्वल टू 5, तो n इज इक्वल टू 12 माइनस 5, ओके, n यहाँ पर 5 यहाँ पर, तो n की वैल्यू हमें क्या मिल रही है 7, ओके, तो वही हमें यहाँ पर फाइंड करना था n एंड r। ओके, तो लास्ट में आंसर करके लिख देना है, ऐसे लिखना हो तो आपको, जिसके अंदर n की वैल्यू 7 है एंड r की वैल्यू क्या है 3। तो क्वेश्चन ईजी है, सिंप्लीफिकेशन अच्छा है, ठीक है ना। यहाँ पर जो सिंप्लीफिकेशन होता है वो हमें अच्छे से आने चाहिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर कोएफिशिएंट या कोई भी टर्म की बात की हो तो जनरल टर्म, तो मैंने जनरल टर्म फाइंड कर लिया। नाउ जनरल टर्म, कोई भी टर्म के लिए कोएफिशिएंट, तो हमें टर्म के हिसाब से कोएफिशिएंट लिखना है, तो r+1 का कोएफिशिएंट है NCR टर्म के हिसाब से। ओके, पावर के हिसाब से हो तो हमें x⁻r का कोएफिशिएंट लिखना पड़ता, बट क्वेश्चन में वैसा नहीं। तो पहले तो कोएफिशिएंट निकाल लिया टर्म के हिसाब से, ठीक है ना, जो भी हमें जनरल मिला था उसके हिसाब से सोचकर हमें ये लिखना होता है। नाउ उसका रेशियो में दिया हुआ था, दोनों का हमें एडिशन कर लिया, यहाँ पर दोनों को सॉल्व किया जाए, दो इक्वेशन मिलते हैं, एलिमिनेशन मेथड n एंड r की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये बात की हमने क्वेश्चन नंबर 10 की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x रेज़ टू 2n, मतलब यहाँ पर अगेन कोएफिशिएंट की बात की तो आपको जनरल टर्म का यूज करना है। ओके, वो जो कोएफिशिएंट निकल के आएगा इज ट्वाइस द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू n द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x रेज़ टू 2n माइनस, मतलब ऊपर वाले के लिए जो कोएफिशिएंट आएगा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस कोएफिशिएंट, मतलब नीचे वाले का कोएफिशिएंट इंटू 2 करना है, ठीक है ना। ऊपर वाले का कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 2 इंटू नीचे वाले का कोएफिशिएंट, वैसा हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब हमें क्या करना है, दोनों का कोएफिशिएंट फाइंड करना है, देन कंपेयर कर लेना है, तो हमें आंसर मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर सबसे पहले ऊपर जो लिखा हुआ है उसकी बात करें तो यहाँ पर हमें कोएफिशिएंट निकालना है पहले x रेज़ टू n के लिए इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x रेज़ टू 2n। ओके ना, चलो जनरल टर्म लिखे पहले, तो जनरल टर्म, ओके, जनरल टर्म ऑफ 1 + x रेज़ टू 2n इज क्या हो जाएगा भाई, tr+1 इज इक्वल टू NCR, फॉर्मूला लिखना है पहले, तो a रेज़ टू n माइनस r इंटू हो जाएगा b रेज़ टू r। नाउ a b एंड n की वैल्यू, अब देखो भाई पावर में n नहीं है 2n है, तो चलो पहले तो हमें क्या कर लेना है भाई 2n CR, a मतलब फर्स्ट टर्म यहाँ पर 1 है, 1 की कोई भी पावर ले ले, यहाँ पर ये दोनों का सब्ट्रैक्शन 2n माइनस r रहेगा। b मतलब x है, ओनली x, तो ये वाला x रेज़ टू हो जाएगा r। चलिए 1 की कोई भी पावर 1 होती है तो हमारे लिखना है हमें
2NCR इंटू एक्स रेस टू आर, तो ये होता है TR+1। हमें कोएफिशिएंट लेना है, क्वेश्चन में बोला हमें आपको कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेस टू 1, तो यहाँ पर एक्स रेस टू n के लिए कोएफिशिएंट है, हमें यहाँ पर क्या मिला है एक्स रेस टू r, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेस टू r इज इक्वल टू, इसके साथ जो मल्टीप्लीकेशन में है वो 2NCR, तो यहाँ पर कोएफिशिएंट हमें इतना मिला है 2NCR। नाउ सेकंड वाले के लिए कोएफिशिएंट फाइंड करें, देन दोनों के बीच के हम रिलेशन फाइंड करेंगे। चलिए अब सेकंड की बात कर ले, तो जनरल टर्म लिखना है हमें इसके लिए 1 + x रेस टू 2n-1 के लिए। चलिए लिखा जाए जो जनरल टर्म ऑफ 1 + x रेस टू 2n-1, तो TR+1 डायरेक्टली लिखेंगे क्योंकि फॉर्मूला हमने एक बार यहाँ पर लिख लिया हुआ है। पावर कितनी है भाई 2n-1, तो हमें लिखना है 2n-1 CR। इसके जैसा ही यहाँ पर जैसे n की जगह मैंने 2n लिखा क्योंकि क्वेश्चन में 2n था, अब यहाँ पर 2n-1 है तो वही हमें लिखना है इंटू a मतलब 1 है, रेस टू में इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होता है 2n-1 - r इंटू यहाँ पर x रेस टू आएगा r, 1 की कोई भी पावर 1 होगी ना लिखे तो चले, 2n-1 CR 1 की कोई भी पावर 1 साथ में x रेस टू r, ये होता है हमारे लिए TR+1। बट हमें यहाँ पर कोएफिशिएंट की बात करनी है, ठीक है, यहाँ पर भी वो x रेस टू n था। चलिए पहले थोड़ा सा x रेस टू r के लिए लिख दे हम, तो लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x रेस टू r इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर 2n-1 CR। नाउ हमें क्या कर लेना है भाई x रेस टू n का कोएफिशिएंट निकालना है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x रेस टू n मतलब जहाँ r है वहाँ n रख लो, तो 2n-1 C क्या हो जाएगा n। समझ में आ रहा है, यहाँ पर भी वैसा ही करना था हमें x रेस टू n का कोएफिशिएंट, तो कोएफिशिएंट ऑफ x रेस टू n मतलब हमने r की जगह n कर लिया है, तो ये हो जाएगा 2nCn, r की जगह है। नाउ क्वेश्चन क्या है समझ लो, ऊपर वाले का कोएफिशिएंट मतलब ये वाला टर्म इज इक्वल टू ट्वाइस मतलब 2 के साथ इसका कोएफिशिएंट, मतलब ये वाले का आंसर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ये वाले का आंसर, वैसा हमें यहाँ पर प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए, तो देखो भाई इसको सॉल्व करें मतलब जो फॉर्मूला है हमारा NCR का वही अप्लाई करना है, याद है ना, n फैक्टोरियल अपॉन n - r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। चलिए यही फॉर्मूला अप्लाई करें, तो 2n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय दोनों का सब्ट्रैक्शन है 2n-1 - n फैक्टोरियल, साथ में आएगा n फैक्टोरियल। ओके, दोनों का रिलेशन फाइंड करना है, तो रिलेशन में से पता चलेगा वो तो ट्वाइस मतलब डबल मिल रहा है। चलिए थोड़ा सा सॉल्व किया जाए, तो 2n-1 फैक्टोरियल एज इट इज और नीचे 2n-1 मतलब n हो जाएगा, n-1 फैक्टोरियल साथ में कितना है n। चलो इसका सॉल्यूशन इतना मिल रहा है हमें। नाउ यहाँ पर इसको सॉल्व किया जाए, यही फॉर्मूला में अप्लाई करना है यहाँ पर भी। ओके, और यहाँ पर तो हमने कर लिया है। देखो भाई ऊपर आएगा 2n फैक्टोरियल, नीचे दोनों का सब्ट्रैक्शन 2n-n फैक्टोरियल और साथ में n फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है ना। देखो भाई यहाँ पर 2n फैक्टोरियल के हिसाब से हमें लाना है 2n-1, जो लाना है उसके हिसाब से जाना है, तो ये वाला 2n एज इट इज रहेगा, इंटू एक कम करेंगे तो 2n-1 फैक्टोरियल लगाएंगे उसके साथ, डिवाइड बाय 2n-n, दैट मीन्स वो हो जाएगा n फैक्टोरियल, इंटू भी कितना है n फैक्टोरियल। चलो ऊपर वाला टर्म एज इट इज लिखे 2n इंटू 2n-1 फैक्टोरियल, और नीचे देखो भाई और n-1 चाहिए हमें, तो n फैक्टोरियल की जगह मैंने लिखा n और साथ में n-1 फैक्टोरियल। याद है ना फॉर्मूला, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n-1 फैक्टोरियल लिखते हैं हम, साथ में n फैक्टोरियल। अब देखो भाई यहाँ पर जो पूरा टर्म है वही यहाँ पर आपको यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है ना, बट यहाँ पर देखो n कैंसल है और 2 मैंने अलग से लिखा है ऐसे, और साथ में देखो 2 मैंने बाहर लिख लिया है। ये ऊपर वाला टर्म मतलब 2n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-1 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। अब देखोगे तो आपको वही यहाँ पर दिखाई देगा, मतलब हमने क्या प्रूव कर लिया, यहाँ पर जो कोएफिशिएंट था वो इज इक्वल टू 2 टाइम्स, यहाँ पर जो ब्रैकेट में है वो ये वाला टर्म है, मतलब यहाँ से मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देख लेना अच्छे से समझ लेना। ओके, यहाँ पर LHS में क्या लिखा हुआ है हमने, कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू n। ओके ना, तो कोएफिशिएंट ऑफ, देखो कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू n इन एक्सपांशन ऑफ 1 + x रेज़ टू 2n इज इक्वल टू, ये वाला आगे वाला 2 एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट कर लिया जाए, और ये जो टर्म है ये पूरे का पूरा टर्म ये है, उसकी जगह हम लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू n, तो वही लिखना है कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू n इन, देखो भाई सेकंड वाले टर्म का था ना 1 + x रेज़ टू 2n-1, ठीक है ना, तो ऐसे हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा कि लास्ट में जो भी मिल रहा है, मतलब जो क्वेश्चन दिया था
उसके हिसाब से हमने आंसर को लिखा है ना क्वेश्चन ऊपर। कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू n इन 1 प्लस x रेज टू 2n इज अ ट्वाइस, मतलब इसका कोएफिशिएंट इज अ ट्वाइस, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है। नीचे वाले का कोएफिशिएंट x रेज टू n का कोएफिशिएंट 1 प्लस x रेज टू 2n माइनस 1 के लिए, तो वैसा ही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो दोनों के लिए पहले तो कोएफिशिएंट निकालना है, बाद में दोनों को सॉल्व भी करना है। और सॉल्व कैसे करना है, जैसा यहाँ पर मिला है वैसा ही कहीं ना कहीं हमें ऐसा यहाँ पर बनाना है, वैसा बन जाएगा। आगे 2 कॉमन आएगा तो वैसा हम लिख सकते हैं, ओके ना। तो यहाँ से हमें यहाँ पर लिखना है, तो पहले ये वाला लिख लेना है हमें यहाँ पे, देन ये वाला लिख लेना है, देन ये वाला हमें यहाँ पर लिखना है, ठीक है ना। तो ये बात की हमने क्वेश्चन नंबर 11 की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इन द एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू m, पावर m है यहाँ पर, उसमें कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 6। यहाँ पर जो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर आएगा उसकी वैल्यू हमें दे दी है यहाँ पर 6, देन उसको सॉल्व करके हमें n की वैल्यू निकालनी है जो पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले कोएफिशिएंट या कोई भी टर्म हो हमें जनरल टर्म फाइंड कर लेना है, तो लिखेंगे जनरल टर्म ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू m इज tr प्लस 1 इज इक्वल टू, अब देखो भाई पावर m है तो हमें लिखना है m cr, 1 की m माइनस r पावर, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं x रेज टू r, पीछे है ना x, मतलब x रेज टू r। 1 की कोई भी पावर हमें पता है वो क्या होती है 1, तो दैट मीन्स ये वाला हमें tr प्लस 1 का आंसर मिलेगा m cr और साथ में x रेज टू r। तो यहाँ से हमें इतना पता चला, हमें जो लिखना है वो कोएफिशिएंट है x स्क्वायर के लिए, तो उसके हिसाब से सोचो, टर्म के लिए कोएफिशिएंट नहीं है, आपको पावर की x की पावर के लिए कोएफिशिएंट है। तो यहाँ से आप देख सकते हो x रेज टू r जो है उसका कोएफिशिएंट है mcr, ठीक है ना। तो वही यहाँ पर लिखना है हमें, यहाँ पर लिख सकते हैं हियर कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू r इज इक्वल टू mcr। बट अब क्वेश्चन क्या है देखो, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 6 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर r की जगह 2 रख लेना है, mc r की जगह कितना रखा है हमने यहाँ पर 2। अब वो तो क्वेश्चन में दे रखा है, उसकी आंसर क्या है, उसकी वैल्यू 6 है, ठीक है। समझ लो अच्छे से, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, जैसे x रेज टू r का कोएफिशिएंट mcr है, सेम थिंग फॉर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा mcr, बट r की जगह 2 रख लेना है। अब वो जो कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी है 6, तो हमने लिख लिया mc2 इज इक्वल टू 6। नाउ इसको सॉल्व करना है, mc2 डायरेक्टली शॉर्टकट के हिसाब से पहले m लिखना है और एक वैल्यू कम करनी है, मतलब m माइनस 1, याद है ना, नीचे 2 है, दैट मीन्स 2 वैल्यू लिखनी है, m और एक कम करके नीचे आएगा 2 इंटू 1 और इज इक्वल टू कितना है भाई 6। नाउ m इंटू m मतलब m स्क्वायर हो जाएगा, माइनस m इंटू 1 मतलब m इज इक्वल टू 12, 12 यहाँ पर आएगा, m स्क्वायर माइनस m माइनस 12 इज इक्वल टू 0। नाउ 12 के लिए फैक्टर लेना जिसका सब्ट्रैक्शन 1 आए माइनस में, तो वो क्या हो जाएगा m माइनस 4 m प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स m की वैल्यू मिल रही है 4 एंड सेकेंड वन m इज इक्वल टू माइनस 3। बट यहाँ पर ये वाला आंसर हम ले सकते हैं क्योंकि वो पॉजिटिव है, ओके, बट ये वाला आंसर नहीं लिख सकते, तो लिखना है नॉट पॉसिबल। समझ में आ रहा है ना, तो सिंपल क्वेश्चन था, ओके ना। तो डायरेक्टली पहले तो कोएफिशिएंट निकाल लिया, उसके वैल्यू हमने 6 ले ली, देन सॉल्व किया तो हमें m की वैल्यू मिल रही है 4 एंड माइनस 3, बट 4 पॉजिटिव वो लेना है, माइनस 3 नेगेटिव वो हमें नहीं लेना है, ठीक है ना। तो ये बात की हमने क्वेश्चन नंबर 12 की, और साथ में एक्सरसाइज 8.2 पर यहाँ पर कंप्लीट हो रही है।